प्रणाम आचार्य जी। जो इनका क्वेश्चन था वही मेरा भी क्वेश्चन है। मैं जब पहले आपके वीडियोस देखती थी और अभी भी जैसा आपने बताया कि आप एक कॉन्शियसनेस हैं, इससे पहले कि आप एक वुमन या लेडी हैं, तो बात यह है मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो मेरे मन में बहुत शुरू से ही चीज़ें आती थी कि घर में खाना हम ही क्यों बनाएं, हमारे हस्बैंड क्यों नहीं बना सकते। ऐसा है कि हम शुरू से ही देखते आए हैं कि घर में या फिर अपने इन लॉज के यहाँ जो घर का काम करती हैं वो औरतें ही करती हैं, और बाहर का काम जो है अगर जॉब भी कर रही हैं तब भी घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं जॉब करती थी और सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही थी। जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे बर्डन लगता था, मुझे बाहर का भी करना पड़ता था और घर का भी करना पड़ता था। मैंने 4 साल पहले जॉब छोड़ी है, तो मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा डिप्रेशन आ गया है। फिर मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किए, तो मुझे समझ में आया कि मे बी मेरे डिप्रेशन का एक ही रीज़न है, बिकॉज ऑफ माई नॉट डूइंग एनीथिंग वर्थवाइल। तो फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ फ्रूटफुल हो, ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ तो किया। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जॉब की भी नहीं है, क्योंकि जॉब तो मैं कर ही रही थी 4 साल पहले तक, बट हैप्पीनेस तो तब भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम वो एक केज की है, जिसमें हमें लगता है कि एक केज जो एक सिस्टम है उसमें घर में कि ठीक है आपको ये करना है, आपको ये कहना है, आपको ये करना है, फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर मुझे सुनना पड़ा है कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप यूज़लेस हो, और बहुत ज़्यादा फील होने लगा है। आई कैन डू इट, मैं अपना कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों सुनूँ। देखिए, कुछ बहुत मूलभूत बातें हम समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया के लोग कैसे हैं, स्वार्थी या निस्वार्थ, दो में एक चुनिए। ठीक है कि अधिकांशतः बहुमत में आप किसको पाते हैं, स्वार्थी लोग हैं निस्वार्थ हैं, तो आप क्या बोलोगे तत्काल? स्वार्थी। तो जब दुनिया के लोग वैसे हैं तो हमारे घर परिवार के लोग भी तो वैसे ही हैं ना, दुनिया उन्हीं से तो बनी है। तो ऐसी फिर गलतफहमी पालने से कोई लाभ है क्या कि दुनिया में तो सब स्वार्थी हैं लेकिन मेरा ही घर विशेष है और यहाँ सब दूध के धुले निस्वार्थ लोग हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। दुनिया में अगर सब स्वार्थी हैं या अधिकांश लोग स्वार्थी हैं, तो कोई अगर किसी को 100 रुपये भी देगा, 100 रुपये भी देगा, तो किसी मतलब से ही देगा ना। हाँ या ना? ऐसे ही तो नहीं। हम भीख भी देते हैं तो ये सोच के कि इससे हमें पुण्य मिल जाएगा, है ना। कोई किसी को 100 रुपये भी देगा तो किसी स्वार्थ से ही देगा। ये बात महिलाओं को समझ में क्यों नहीं आती है कि कोई भी अगर किसी को 100 रुपये भी देगा तो स्वार्थ से देगा। मैं लूप में घुमाना चाहता हूं इस बात को, सुनिए, 100 बार सुनिए। कोई अगर किसी को 100 रुपये भी देगा तो स्वार्थ से देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको क्यों लगता है कि आप घर पर बैठी हुई हैं, कमा कोई और रहा है तो आपको यूं ही दे रहा है? भूलिएगा नहीं, संसार के लोग प्रेम से नहीं स्वार्थ से चलते हैं, और दुनिया के लोग प्रेमी नहीं हैं ये भी आप तत्काल मान लेंगी। लेकिन अपने अपने पारिवारिक संबंधों में सबको ये लगता है कि मेरे यहाँ तो प्रेम ही प्रेम का सावन है, बरस रहा है। 100 रुपये भी स्वार्थ में दिए जाते हैं, तो अगर 10,000 ले रहे हो किसी से, या 50,000 ले रहे हो और लाख रुपए ले रहे हो किसी से महीने का, तो वो निस्वार्थ देगा क्या? बस खत्म बात। बस वही है, छन से टूटा एक सपना। सबको ये लगता है नहीं, पर मेरा तो लव अफेयर है ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मुझे स्वार्थ के लिए देते हैं, मुझे प्रेम के लिए देते हैं। अब ये होता है जब हम तथ्यों से संपर्क में नहीं रहते हैं, और महिलाओं में एक भावनात्मक रोमांटिक
हवा महल खड़ा कर लेने की वृत्ति थोड़ी ज्यादा होती है। भावनाओं में इतनी जीती हैं कि तथ्यों से एकदम दूर हो जाती हैं। हकीकत क्या उन्हें नहीं पता होता। वो पतिदेव जो दफ्तर में अपने भाई का भी काम न करे बिना घूस लिए, गरीब का भी खून निचोड़ ले बिना घूस लिए उसका काम न करे, वो घर में आके निस्वार्थ हो जाता होगा, प्रेमी बन जाता होगा। बोलो, तो आपको दिखता क्यों नहीं है कि ये जो आप घर में बिना कमाए बैठ जाती हैं, ये कहीं ना कहीं कोई बार्गेन ही चल रही होगी। नहीं तो कोई आपको ऐसे नहीं पालने वाला, कुछ तो वो आपसे वसूल रहा होगा, और जो वसूल रहा है वो बहुत खतरनाक है। वो आत्मा वसूल रहा है सीधे। तन वसूल रहा होता चलो ठीक है झेल लेते, तन का सौदा था। मन भी छीन रहा होता तो भी चलो किसी तरीके से दिल पे हाथ रख के, वो आत्मा वसूल रहा है। और वो अपनी जगह कह रहा है कि जायज है उसका ऐसा करना। वो कह रहा है इतना सारा पैसा, ये मैंने इतना आलीशान घर बनवाया है, मैं तो इसमें कम ही रहता हूं। ऐसे घर का किराया ही महीने का ₹1,00,000 हो, और मैं तो इसमें रहता नहीं, बनवाया भी मैंने और बिना किराए के इसमें। लेकिन अब जब रोमांटिक मकड़ जाल बुन रखा हो तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। फिर लगता है कि आई एम द लेडी ऑफ द हाउस, आई एम द क्वीन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। काहे की क्वीन? तुम्हारा क्या है उसमें? तुम्हारा क्या है? और यही बात जब मैं बोल देता हूं तो जो पूरा पुरुष वर्ग है वो बिल्कुल एकदम कुपित हो जाता है मुझ पर, कहता है ये महिलाओं को भड़का रहे हैं। भाई पुरुषों, तुमने अपनी जिंदगी भी तो नर्क कर रखी है ना, व्यर्थ कमा कमा के। तुम अपना भी तो देखो, कैसे तुम्हारी पीठ टूटी जा रही है कमा कमा के 5 लोगों के लिए। तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे दुश्मनी की बात कर रहा हूं। दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारा बोझ हल्का करने की बात कर रहा हूं। तुमने एक को घर में रख दिया है मूर्त बना करके, वो कुछ नहीं करती, या वो जो करती भी है चलो वो तुम जानते हो कि उसका आर्थिक मूल्य कितना है। और तुम 25 साल के जिस दिन हुए थे उस दिन से तुमने अपनी कमर तोड़वा ली है, कमा कमा के दिन भर धूप में फिरते हो कमाने के लिए। कौन कौन से पापड़ तुम नहीं बेलते कमाने के लिए? पुरुषों से कह रहा हूं। वही लड़का जो अपनी निजी जिंदगी में एक साधारण से कमरे में मस्त रहा करता था जब तक शादी नहीं हुई थी, साधारण सा कमरा लेता था, उसमें अपना मस्त रहता था, वही अचानक जिम्मेदार बन जाता है लाखों कमाने का जिस दिन ब्याह कर लेता है। किसके लिए कमाना पड़ रहा है भाई इतना तुझे? तू खुद तो एक साधारण जिंदगी में भी कितना मस्त था। जो चीजें तुझे खुशी देती थी वो तो दूसरी थी। तुझे खुशी देता था यारों के साथ मटर गश्ती करना, शनिवार रात को इधर उधर गए, कहीं जाकर के बैठ गए, अपना खाया पिया, ये सब चीजें थी जिसमें तू आनंदित रहता था। ठीक, तेरे ऊपर ये बोझ नहीं था कि भाई कम से कम इतना रुपया, इतने लाख तो घर पे लाकर रखने ही रखने हैं। और अब देख तूने अपने ऊपर कितने बोझ कर लिए और बिल्कुल कमर तोड़वा ली। शक्ल देख कैसी हो गई तेरी। शादी के 4 साल के अंदर अंदर बुढ़ा गया है तू। शक्ल ही बदल जाती है शादी के 5वें साल। वो जिम्मेदारी ऐसी चढ़ती है ना, वो जिम्मेदार पुरुष बन जाता है। बाल ऐसी थोड़ी उड़ते हैं पुरुषों के, गंजे हो जाते हैं बिल्कुल। हंस रहे हैं देखो। तो ये जो रिश्ता है इसमें दोनों मारे जा रहे हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मारे जा रहे हैं। इसमें मैं कहता हूं ना कोई शोषक है ना कोई शोषित है, इसमें तो दोनों का ही शोषण हो रहा है, स्त्री का भी पुरुष का भी, दोनों का शोषण हो रहा है। एक बार उसका लिंग हटा करके उसको देखो, वो 25 साल या 35 साल या 45 साल का एक व्यक्ति है। वो जो महिला है वो भी तो एक व्यक्ति है ना। तुमने एक व्यक्ति को घर में रखा हुआ है, बस वो क्या करता है, वो घर में रहता है। और कोई पुरुष भी ऐसी घर में रह रहा होता तो जी नहीं सकता था, उसकी जान ले लेते, कहते नाकारा।
और वो भी एक व्यक्ति है, वो बस घर में क्या करता है, वो है घर में। और अब तो आर्थिक संपन्नता आती जा रही है। अगर आप थोड़ा सा उच्च मध्यम वर्ग की तरफ जाएं तो वो जो व्यक्ति है 45 साल का, जो कि एक महिला भी है, वो घर में ज्यादा कुछ अब करता भी नहीं है। आर्थिक संपन्नता के बाद क्या करता है, घर में 2 नौकर 2 बाइयां लगी हुई हैं, एक कुक भी लगा हुआ है। वो क्या करता है घर में, वो व्यक्ति वो कुछ भी नहीं करता। वो व्यक्ति घर में एक व्यक्ति है। खौफ देखो, खौफ, लेट द टेरर सिंक इन। एक व्यक्ति है जो 35-45 साल का है, वो घर में रहता है और कुछ भी नहीं करता, और दुनिया भर के भोग विलास उसको उपलब्ध हैं। वो जो बाहर कमा रहा है, वो जितनी कमाई है वो घर में लाके रख रहा है इसी व्यक्ति के लिए जो घर में बैठा है। ये टेरर है ना। हाँ, तो ये पूरे स्पेक्ट्रम में तुम जिधर देखो उधर टेरर ही टेरर है, हॉरर ही हॉरर है। दूसरे छोर पे वो स्त्रियां हैं जो निम्न मध्यम वर्ग की हैं, निम्न वर्ग की हैं, वो मजूरी कर रही हैं। वहां उनकी हालत खराब है क्योंकि उन पे पैसा नहीं है। वहां पर उनसे अज्ञान और परंपरा ने क्या करवा दिया है कि वो बच्चे ज्यादा करती हैं। अब वो मजदूरी कर रही है, वो काम वाली बाई है, वो कई बार ईंटें उठाने का काम कर रही है, और उसके 4 बच्चे हैं। इतना मुझे बुरा लगता था, काम चल रहा था तो वहां पर एक तखत रखा था बड़ा छांव में, और वहां पे जो ये मजदूर स्त्रियां आया करती थी, वो अपने छोटे छोटे बच्चे बैठा देती थी, लिटा देती थी, इतने छोटे छोटे, वो उस पर पड़े हुए हैं, और उनकी माएँ ईंट ढो रही हैं, ऐसे यहाँ पे तसला रख के ईंट ढो रही हैं, रेत ढो रही हैं, और वो छोटे बच्चे हैं, वो एक तखत था छाया में, वो उस पर 1 2 3 4 बच्चे हैं, वो अपना पड़े हुए हैं, और ज़्यादातर इतने छोटे हैं कि वो करवट भी नहीं ले सकते ठीक से, इतने छोटे, और वो मेहनत मजदूरी कर रही हैं। ये जो पूरा हमने खेल चला रखा है, मुझे बताओ इसमें कौन से वर्ग का लाभ हो रहा है? इसमें किसी का लाभ नहीं हो रहा। इसमें पुरुष भी शोषित है और स्त्री भी दमित है, क्योंकि सब तथ्यों से दूर है। किसी को नहीं पता कि इंसान और इंसान का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये जिंदगी किस लिए मिली हुई है। वो मजदूर स्त्री है, वो नहीं जानती कि जिंदगी क्या चीज है, वो बच्चे पैदा किए जा रही है। ये क्या कर रहे हो? गरीबी जितनी ज्यादा होती है, बर्थ रेट उतना ज्यादा होता है। ये क्या कर रहे हो? अशिक्षा जितनी ज्यादा होती है, बर्थ रेट उतना ज्यादा होता है। क्या? ये सब जीवन की चीजें हैं और घटनाएं हैं। घर एक जगह मात्र है। आपको कोई पसंद आ गया, आपने विवाह कर लिया, वो एक घटना मात्र है, एक माइलस्टोन है, अधिक से अधिक एक पड़ाव है। आपको गर्भ हुआ, आपने संतान पैदा करी, वो भी एक घटना मात्र है। ये सब जीवन की घटनाएं हैं, ये जीवन नहीं है। जीवन चेतना की सतत यात्रा है, रोशनी की तरफ, बोध की और मुक्ति की तरफ, वो जीवन है। उस यात्रा में बीच बीच में ये सब होता रहता है। आप पैदा हुई ताकि आप एक यात्रा शुरू कर सकें, ठीक? वो यात्रा है किसकी तरफ? लगातार सत्य, बोध, मुक्ति, लिबरेशन, जो बोल लो उसको। उस यात्रा में ये सब बीच बीच में होता रहता है। ये जो बीच बीच में हो रहा है, ये मंजिल नहीं हो गया। घर आ गया, ठीक है, आ गया। कौन कह रहा है कि घर को आग लगा दो या घर छोड़ दो? पर वो ठीक है, बीच की चीज है। घर आ गया, बच्चा आ गया, पति आ गया, और चीजें हैं, वो सब आ गई। वो सब बीच बीच की चीजें हैं, यात्रा की बीच की चीजें। आप कहीं जाते हो, बीच में इतने ढाबे पड़ते हैं, पेट्रोल पंप पड़ते हैं, ये पड़ा वो पड़ा, वो सब आ गए बीच में। कई बार उसमें आदमी थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है, रुक जाता है ना। कई बार नाइट स्टे भी कर लेता है, कई बार फ्यूलिंग के लिए रुक जाता है। लेकिन थोड़ी देर को रुक सकते हो, सदा के लिए तो नहीं रुक सकते ना। उसी जगह को ये तो नहीं कह सकते ना कि यही मेरी मंजिल है। अब ये बात स्त्री पर भी लागू होती है, पुरुष पर भी लागू होती है। समझता कोई नहीं है। स्त्रियां तो एकदम ही नहीं समझना चाहती। अब कोई क्या करे?
स्वार्थ को प्रेम समझ लेंगी, ममता को प्रेम समझ लेंगी। क्यों नहीं स्वीकार करते हो कि जिस पुरुष के साथ रिश्ता बनाते हो उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा तो शारीरिक स्वार्थ का ही होता है? क्यों नहीं? बड़ी शर्म आती है सबको ये मानने में, नहीं नहीं हमारा देह का थोड़ी रिश्ता है। अच्छा, देह का रिश्ता नहीं है तो किसी स्त्री से ही बना लिया होता। स्त्री स्त्री से क्यों नहीं विवाह कर लेती? पुरुष पुरुष से क्यों नहीं विवाह कर लेता? ये लव अफेयर ज्यादातर या हमेशा ही लगभग ऑपोजिट जेंडर्स में ही क्यों होते हैं? क्यों बोलो? क्योंकि जो प्राइमरी कंडीशन है वो तो सेक्सुअल है ना, और बाकी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं, बाकी चीजों पे आप एडजस्ट कर सकते हो। लड़कों से पूछो, अच्छा चलो लड़की नाटी है चलेगा, हो सकता है वो मान ले, चलेगा। कहीं लड़की बहुत लंबी है चलेगा, तो भी चलेगा। लड़की बहुत गोरी है चलेगा, चलेगा। लड़की एकदम काली है चलेगा, हो सकता है वो भी चलेगा। लड़की बहुत मोटी है चलेगा, चलेगा। लड़की पढ़ी लिखी नहीं है चलेगा, चलेगा। लड़की लड़की ही नहीं है, अब चलेगा? अब चलेगा क्या? लड़की पढ़ी लिखी नहीं है चलेगा। लड़की सुंदर नहीं है वो भी हो सकता है चलेगा। लड़की अमीर नहीं है वो भी हो सकता है अब चलेगा। लड़की लड़की ही नहीं है अब चलेगा। तो तुम्हें दिखता नहीं है कि प्राइमरी शर्त तो सेक्सुअल ही है, पागल। सेक्स को प्रेम समझ लेते हो, बच्चे के साथ ममता का रिश्ता होता है, ममत्व को भी प्रेम समझ लेते हो। और समझाने वालों ने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने कहा है कि प्रेम तो सिर्फ होना चाहिए उस आखिरी मंजिल की तरफ जिसके लिए पैदा हुए हो। उसके लिए हमारे पास कोई भाव ही नहीं है, उसके लिए कोई लगाव ही नहीं है। इधर उधर की बातों को प्रेम बोल रहे हो। जिससे प्रेम होना चाहिए था उसके लिए हमारे पास कोई भाव नहीं है, और इससे उससे कह देते हो इससे अटैचमेंट हो गया है, इससे मोह हो गया है, इससे ये हो गया, इससे वो हो गया, ये 50 चीजें, उन्हीं में उलझे रहते हो। बात बुरी और कड़वी लग रही है। बता दीजिए। फिर बाद में मेल पे और कमेंट में भर भर के गालियां भेजा करते हैं। या आप नहीं करते, पर इस बात में कोई आपत्ति लग रही है? लग रही है तो बताइए, क्या समस्या है? अच्छा, और पूछ रहा हूं मैं, चलो, संबंध बनाना अपनी रजामंदी का काम होता है ना। एक एक साथ चलेंगे कदम, ठीक है? दो लोग आपस में रिश्ता बना पाए, ये उनकी आपसी सहमति की बात होती है ना। आप किसी को जाके प्रपोज करते हो तो आप इंतजार करते हो ना कि वो बोले कि हाँ स्वीकार किया, आई डू या आई टू, ठीक है? यही तो होता है ना। आप ये तो नहीं कहते कि जबरदस्ती। माने दो लोगों में संबंध तभी बन सकता है जब दोनों के पास आजादी हो। अगर उसके पास इनकार करने की आजादी नहीं है तो उसके स्वीकार का कोई मतलब रह गया क्या? नहीं रह गया ना, नहीं रह गया ना। तो माने रिश्ता भी, अगर प्रेम संबंध भी बनाना है तो वो दो मुक्त लोगों में ही तो बन सकता है, पागल, कि नहीं? जो मुक्त ही नहीं है वो संबंध भी क्या बनाएगा? भाई आपने किसी को गुलाम बना रखा है, स्लेवरी पहले चलती थी, और आपने उसको ऐसे जकड़ कर रखा है, फिर आप उससे जाके बोलते हैं सो डू यू लव मी? उस बेचारे की हिम्मत है कि बोल दे आई डोंट, और अगर वो बोल भी दे आई डू, तो उस कथन का कोई मतलब है? कुछ है? अच्छा तभी लगता है ना जब कोई इनकार कर सकता था पर उसने इकरार करा।
जो अस्वीकार कर सकता था, उसके पास हक था अस्वीकार करने का, उसने स्वीकार करा, तब अच्छा लगता है ना। बोलो। तो अच्छे संबंध भी दो आजाद लोगों में ही बन सकते हैं। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक दूसरे की आजादी छीन करके तुम क्या संबंध बनाओगे एक दूसरे से? अगर अच्छे संबंध भी दो आजाद लोगों में ही बन सकते हैं, तो एक दूसरे से आजादी छीन करके क्या रिश्ते बनाओगे और क्या रिश्ते रखते हो? जहां एक दूसरे के मोबाइल फोन्स पर जासूसी करी जा रही है, फोन करके पहला सवाल करा जा रहा है, कहां हो? और अब तो और मुश्किल है, कुछ बोलो तो उधर से बोला जाता है, अच्छा ठीक है, जरा सा वीडियो ऑन करना। हाँ, लाइव लोकेशन भेजो और वीडियो ऑन करो। कोई रिश्ता बनेगा इसमें? याद रखना, स्वस्थ सुंदर रिश्ते प्रेम के सिर्फ दो मुक्त लोगों में, आजाद लोगों में बन सकते हैं, स्वतंत्र लोगों में बन सकते हैं। तुमने जिसकी स्वतंत्रता छीन ली, तुमने उसका प्रेम भी छीन लिया। तो आपने अगर एक ऐसी व्यवस्था को सहमति दे दी है जिसमें एक आजाद अब रहेगा ही नहीं, तो दूसरा भी फिर आजाद नहीं रहेगा। क्योंकि मालूम है, जब आजादी जाती है ना, तो दिल बहुत टूटता है, और जिसने आपकी आजादी छीनी है, आप उसकी छीन लेते हो। जो पैट्रियार्की है, पितृसत्ता, इसमें पुरुष सक्रिय रूप से स्त्री की आजादी छीनता है, और स्त्री परोक्ष रूप से, नहीं निष्क्रिय नहीं, परोक्ष रूप से वो उसको सीधे सीधे गुलाम बनाता है, ऊपर ऊपर तरीके से, वो उसको अंदर अंदर से बनाती है। गुलाम एक दूसरे को दोनों बनाते हैं, क्योंकि ये हो नहीं सकता है, तो दोनों व्यक्ति ही ना, दोनों क्या हैं? पुरुष और स्त्री से पहले व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं। ये हो नहीं सकता कि आप किसी पर अत्याचार करो और वो पलट करके आप पे वार ना करे। इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि स्त्री पुरुष का शोषण करती है, उसको कोल्हू का बैल बना करके, तो फिर पुरुष भी स्त्री का शोषण करता है। इसको जैसे चाहो वैसे कह लो, मैं कहता हूं दोनों एक दूसरे का करते हैं, क्योंकि अज्ञान हमेशा हिंसात्मक होता है। इधर भी अज्ञान है, इधर भी अज्ञान है, तो दोनों एक दूसरे के प्रति हिंसा रखते हैं। आ रही बात समझ में? अगर ये सब बातें समझकर भी कोई स्टेप आउट करना चाहे तो क्या ये ठीक है? देखिए, स्टेप आउट इनटू व्हाट? आप एक स्तर पे होते हो, वहां से दोनों संभावनाएं खुलती हैं, ऊपर जाने की भी, नीचे जाने की भी। मेरे पास पुरुषों की शिकायत आ जाती है, बोलते हैं कि मैं पहले भी बाहर का काम करता था, ये घर पे रहती थी, कुछ घर का काम करती थी, और आपने जो क्रांतिकारी वक्तव्य दिए हैं, उसके बाद से अब मैं बाहर का और घर का दोनों का काम करता हूं। और उनकी ये शिकायत मैं सुनता हूं, मतलब मुझे फिर लज्जा आती है कि ये मैंने बेचारे के साथ क्या कर दिया। भाई, अगर मैं कहता हूं कि घर का काम सबसे ऊंचा काम नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूं घर के काम से ऊपर का कोई काम करो ना, और मेहनत का और श्रम का और साहस का काम करो। मैंने ये थोड़ी कहा है कि घर का काम छोड़ करके अब कुछ मत करो। तो स्टेपिंग आउट इनटू व्हाट? इफ इनटू अ हायर वोकेशन, देन वंडरफुल। इफ इनटू अ मोर पेनस्टेकिंग एंड इंटेंसिव वोकेशन, देन वंडरफुल। पर एक चीज को त्याग करके हमेशा हम उससे ऊपर की चीज में जाना चाहते हैं ना, उससे नीचे की चीज में तो नहीं जाना चाहते, है ना? हाँ, तो उससे ऊपर का आप खोजें, तो फिर आपको स्वयं ही दिख जाएगा कि अब वो चीज इतनी आवश्यक है और इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके सामने घर का काम करने के लिए समय कम बच रहा है। घर का काम, सब ध्यान से सुन लें, छोड़ा नहीं जाता। जब कोई उससे ऊंचा काम मिल जाता है तो स्वतः छूट जाता है। तो जो लोग घर का काम छोड़ रहे हों, वो गलती कर रहे हैं। वो गलती कर रहे हैं। वो क्या करेंगे फिर कि पहले कम से कम घर का काम तो करते थे, अब वो कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये नहीं है।
कुछ ऊंचा तलाशिए, जब कुछ ऊंचा मिल जाता है तो नीचे वाली चीज अपने आप धीरे धीरे विदा हो जाती है, स्वयं ही छूट जाती है। भाई देखिए, ये सरकार भी करती है। जब आप ऑफिसर बनते हो तो आपको बंगलो दे देती है। क्यों? कि आपको ये जो निचले स्तर का काम है कि इधर उधर ढूंढ रहे हैं किराए पे मकान, ये आपको ना करना पड़े। सरकार आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, स्थानांतरण, आप वहां जाते हो, वहां आपके लिए बंगला तैयार रहता है। ठीक है ना? मैं सेंट्रल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज वगैरह की बात कर रहा हूं। तो आप ऑफिसर हो, सरकार खुद ही कहती है कि इन सब झंझटों में हम तुम्हें पढ़ने ही नहीं देंगे, कि तुम अपने लिए घर ढूंढो। घर हम तुम्हें पहले से ही तैयार करके देंगे ताकि तुम काम पर फोकस कर पाओ। अगर ऑफिसर को नई जगह पोस्टिंग होने पर 3 महीने तक रेंट के लिए मकान ढूंढना पड़ रहा है तो काम कब करेगा? इसी तरीके से सरकार आपको गाड़ी दे देती है। गाड़ी क्यों दे देती है? ताकि आप पे झंझट ना रहे कि आप सेविंग कर रहे हो, फिर ईएमआई से खरीद रहे हो, या कि ओला उबर कर रहे हो। कहती है लो, गाड़ी भी उपलब्ध है और ड्राइवर भी उपलब्ध है, आप जाना चाहते हो आप तुरंत जा सकते हो। छोटे कामों से आपको मुक्ति दी जा रही है। सिर्फ गाड़ी नहीं दी गई है, ड्राइवर भी दिया गया। ड्राइवर क्यों दिया गया है? ताकि जब ड्राइवर गाड़ी चलाए तो ऑफिसर क्या करे? ऑफिसर काम करे, इसलिए ड्राइवर दिया गया है। साथ ही साथ आपको ऑर्डरलीज मिल जाते हैं, प्यून्स मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? कि भाई अगर ऑफिसर को घर में झाड़ू लगाना पड़ेगा तो काम कब करेगा? वो ऑफिसर है, उसको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपना काम करके आ रहा है, घर में आ रहा है, फिर बेचारा झाड़ू लगाएगा और खाना बनाएगा क्या? तो जब आपको एक ऊंचा काम मिल जाता है तो नीचे वाला काम खुद ही आपके पास से हट जाता है। हाँ, आपकी अब मर्जी हो, अपनी रुचि के लिए, अपनी खुशी के लिए आप कहें कि मुझे गार्डनिंग करनी है, मैं ऑफिसर हूं, मुझे गार्डनिंग करनी है, तो आप कर सकते हैं। आप कहें मैं ऑफिसर हूं लेकिन मुझे आज अपनी पसंद का अपने हाथ से बनाना है, आप बना सकते हैं। वो आपकी रुचि की बात है, वो अलग चीज है। लेकिन वो आपके ऊपर से जिम्मेदारी नहीं रखी हटा दी जाएगी वो जिम्मेदारी। ये समझ में आ रही है बात? तो आप कहें कि मुझे फलाने काम से अब अपना हाथ पीछे खींचना है, उससे पहले ये भी आपको पूछना पड़ेगा कि मैंने ऊंचा काम कौन सा पकड़ा। ऊंचा काम पकड़िए, फिर निचले काम के लिए ना समय बचेगा ना ध्यान बचेगा, फिर अपने आप वो सम्यक विदाई होती है। ये ठीक हुआ। इतना ही नहीं, अगर घर वालों में थोड़ी भी बुद्धि होगी, सेंस होगी, तो फिर वो आपकी सहायता ही करेंगे। वो कहेंगे कि अब ये एक ऊंचे क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, अब हम इनसे थोड़ी बोल रहे हैं कि जाओ चाय बना के लाओ, जाओ कपड़े क्यों नहीं धोए। उन सब कामों के लिए अब दूसरी व्यवस्था कर लेंगे। वो फिर घर वाले भी फिर सहायता करेंगे। कुछ बन रही है बात, या उल्टा ही पुल्टा बोल रहा हूं मैं?